Hello students, I am Vivek Gupta from Krishna Engineering College, and today I am going to discuss a topic from Unit 1, and the topic is Michelson-Morley experiment. As far as this experiment is concerned, it's a very important experiment and it is one of the best 5 experiment, वो experiment जिन्होंने हम लोगों का देखने का नजरिया चेंज कर दिया, जिन्होंने साइंस को completely चेंज कर दिया, it is one of them. So we are going to discuss today Michelson-Morley experiment, and there is also one strange thing about this experiment that Michelson-Morley experiment didn't get what they wanted. They didn't get the required result, but even then they got the Nobel Prize. तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि साइंटिस्ट फेल हुए, जो वो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला, इवन देन दे गॉट द नोबेल प्राइज. रीजन क्या है कि जो ये एक्सपेरिमेंट था उसने एक ऐसी हाइपोथेसिस को खत्म कर दिया जो सालों से लोग मानते चले आ रहे थे और जिसने कंप्लीटली एक नई साइंस के लिए बेस तैयार किया. So it's a very important experiment, and before going this experiment, first of all discuss the ether hypothesis. ये वो hypothesis है जिसको इस experiment के बाद discard कर दिया गया, completely ignore कर दिया गया कि ऐसा कोई भी hypothesis exist नहीं करता है. तो ether hypothesis है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखा था. What is the meaning of frame of reference? Frame of reference is a coordinate system which is required to describe the position or motion of an object. तो कोई ना कोई आपके पास एक फ्रेम होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आप ये बता सकें कि किसी बॉडी की मोशन या पोजीशन क्या है. तो जो फ्रेम आपको चाहिए वो एक रेफरेंस फ्रेम होता है. तो इनिशियली लोगों ने ये माना कि पूरा यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स में सभी कुछ मूव कर रहा है, कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है, तो लोगों ने अपनी तरफ से ये एक हाइपोथेसिस ले रखी थी कि पूरा यूनिवर्स एक मीडियम से फिल्ड है विच इज नोन एज ईथर. So it was assumed that the entire space of the universe is filled by a hypothetical medium called ether. और ईथर है क्या? ईथर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो ली गई वो ये कि ईथर रिजिड है, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है, परफेक्टली नॉन रेजिस्टिव है, किसी चीज का अपोज नहीं करता, मासलेस है, परमिएबल है, उसमें से कुछ भी मूव कर सकता है. सारे प्लैनेट्स, स्टार्स वगैरह सब ईथर में से मूव करते हैं एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. और ईथर कंटिन्यूअस है और स्टेशनरी है. तो इस तरीके से एक फ्रेम माना गया कि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विच इज नोन एज ईथर, जिसके रिस्पेक्ट में हम सभी प्लैनेट्स, स्टार्स या किसी के भी मूवमेंट को स्टडी कर सकते हैं. तो ऐसा पहले ये माना गया था. तो माइकलसन और मॉर्ले वो लोग भी ये मानते थे कि हाँ ईथर है. सो what was the aim of Michelson-Morley experiment? Aim of the Michelson-Morley experiment was to determine the absolute velocity of Earth with respect to ether. यानी माइकलसन और मोरले दोनों लोग अर्थ की एब्सोल्यूट वेलोसिटी को फाइंड कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू ईथर. जैसे हम कहते हैं कि अर्थ की स्पीड 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड है, सो इट इज विद रिस्पेक्ट टू सन. लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है अर्थ की विद रिस्पेक्ट टू ईथर. इसके लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट Michelson interferometer is used. So first of all, let's see what is the arrangement of Michelson interferometer. In this experiment, you see there is a source S. S is the source light, and here this is semi-silvered glass plate. This is semi-silvered glass plate. सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट क्या करती है कि जो यहाँ से सोर्स लाइट से जो लाइट आ रही है उस लाइट को पार्शियली तो ट्रांसमिट कर देती है, कुछ लाइट तो इससे पास हो जाएगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो रिफ्लेक्ट होती है वो मिरर M1 की तरफ जाती है. तो मिरर M1 की तरफ जो लाइट जाएगी वो इस मिरर से टकरा करके वापस लौटेगी यहाँ से, और जो मिरर M2 की तरफ लाइट जाएगी जो ट्रांसमिट हुई थी
वो मिरर M2 से टकरा करके वापस लौटेगी। तो इस तरीके से ये दोनों लाइट बीम एक साथ इस जगह वापस आने पर मिलती हैं। एक साथ इसलिए आती हैं क्योंकि इन दोनों मिरर की जो डिस्टेंस है वो सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से सेम ली गई। ये अगर डी है तो इसको भी इन्होंने डी लिया, यानी कि जब दोनों मिरर से डिस्टेंस सेम है तो ऑब्वियस चीज है कि भाई वापस जो लौटेंगी लाइट दोनों सेम टाइम पर लौटेंगी। तो हमें जो लाइट बीम मिलेगी वो एक साथ मिलेगी और यहाँ पे मिलनी चाहिए, ये एक ऑब्वियस चीज है। लेकिन इसमें एक चीज हमने अभी इग्नोर की है, वो क्या है कि आवर अर्थ इज मूविंग विद वेलोसिटी v, जो कि 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर हम अर्थ की मूवमेंट को कंसिडर करते हैं तो यहाँ जो सिनेरियो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब वो चेंज होकर के क्या होता है उसे देखते हैं। ये एनिमेटेड व्यू है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर यहाँ से एक लाइट बीम आ रही है इस जगह से और ये सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से टकराने के बाद पार्शली ट्रांसमिट होती है और पार्शली रिफ्लेक्ट होती है और वापस आने पर दोनों एक साथ आती हैं और हमें एक साथ एक लाइट बीम मिलेगी और जिसमें कि कोई भी फेस चेंज नहीं होगा, कोई भी शिफ्ट हमें नहीं मिलेगी। ये उसका एनिमेटेड व्यू है जो अभी हमने डिस्कस किया था। अब ये देखते हैं कि अगर अर्थ v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ये क्या फर्क पैदा करती है। अगर हम इस चीज को कंसिडर करते हैं कि अर्थ भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो देखिए ये होता है कि आप जब ये लाइट बीम यहाँ से स्प्लिट होती है g से और मिरर m1 की तरफ जाती है, तो जब ये यहाँ से मिरर m1 तक जाएगी उस दौरान ये मिरर शिफ्ट होकर के m1 से m1 डैश की पोजीशन पर आ जाता है और जो मिरर m2 है ये शिफ्ट होकर के मिरर m2 डैश की पोजीशन पर आ जाता है। तो जो लाइट बीम M1 से यहाँ से बाउंस बैक होनी थी वो यहाँ से बाउंस बैक ना होकर के वो M1 डैश की पोजीशन से जाके स्ट्राइक करती है और वहां से फिर वापस लौटती है और जब ये वापस लौटेगी तो G डैश पर रिसीव होगी। ये G डैश पर यहाँ पर रिसीव होती है, ना कि G पर। इसी तरीके से जब ये पैरेलल बीम जाएगी जो कि ट्रांसमिटेड बीम है तो वो M2 डैश से बाउंस बैक होकर के वापस आएगी और वो G डैश पर रिसीव होगी। तो बेसिकली जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप G पर नहीं होंगे क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा। तो जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो कंडीशन ये होगी कि आपका जो टेलीस्कोप G पर था वो यहाँ G डैश पर होगा। तो जो ऑब्जर्वेशन होगी आपकी वो G डैश पर होगी। तो इस सीन को देखिए, अगर ये सीन अगर हम इस तरीके से इसको एनिमेटेड फॉर्म में देखें तो ये मिरर M1 से M1 डैश पर शिफ्ट हो गया और ग्लास प्लेट ये G से G डैश पर आ जाती है। दोबारा देख सकते हैं इसको, ये मिरर M1 से M1 डैश आया और ग्लास प्लेट G से G डैश आई। तो ये जो लाइट बीम यहाँ से गई और यहाँ से वापस आने के बाद हम इसे जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप कहना चाहिए उसे, माइक्रोस्कोप यहाँ होगा। जो माइक्रोस्कोप है वो हमारा यहाँ होगा। तो यहाँ आप इसको रिसीव करते हैं। अब पैरेलल बीम को जरा देखें। पैरेलल बीम जो जाएगी उस समय ये मिरर M2 डैश पर शिफ्ट हो जाता है। ये M2 डैश पर शिफ्ट होता है और ग्लास प्लेट G से G डैश पर शिफ्ट होती है और हम यहाँ माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करते हैं इधर। नाउ कम्स टू द एनालिसिस पार्ट। तो जो लाइट बीम ऊपर की तरफ जा रही थी मिरर M1 के लिए वो हमारा M1 डैश पर पहुंचती है। तो स्पीड ऑफ लाइट c है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस होगी अगर हम मान के चलें कि G से M1 डैश तक पहुंचने में उसको t टाइम लगता है तो ये डिस्टेंस ct कहलाएगी। अर्थ v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसी समय ये डिस्टेंस हमारे पास vt होगा। और ये जो आपने डिस्टेंस लिया था ये पहले ही हम तय कर चुके थे कि ये d है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा
So in this triangle we can use the Pythagoras theorem. तो इसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो देखिए जी एम वन डैश स्क्वायर इक्वल टू जी एन स्क्वायर प्लस एन एम वन डैश स्क्वायर. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, सी टी स्क्वायर इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है इसमें, अभी तक और कुछ नहीं किया. तो हमारे पास ये सॉल्व करने पे टी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाती है. इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर. अब हम ये माने कि t1 इज द टाइम टेकन बाय द रिफ्लेक्टेड रे टू ट्रेवल द कंप्लीट पाथ. कंप्लीट पाथ कौन सा? कि जो लाइट बीम हमारे पास थी, पहले तो लाइट इस तरीके से ऊपर गई और मिरर से टकरा करके वापस लौट करके आई, जहां पर हम उसको रिसीव कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में देखने के लिए. तो ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये टाइम टी लगा, इसमें भी टाइम टी लगा, तो जो टोटल टाइम है उसको हमने मान लिया कि वो टाइम हमारा t1 है. तो इसके लिए t1 के लिए जो टाइम हमारे पास आएगा हाफ के लिए, उसका हम ट्वाइस करेंगे. तो t1 विल बी इक्वल टू द 2t. तो यहां से टी स्क्वायर हमारे पास आया डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते थे कि t इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. सो t1 विल बी इक्वल टू 2t. दैट्स व्हाई t1 इक्वल टू 2d अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. इसमें से आप c कॉमन ले लेते हैं. बेसिकली आपने क्या किया, सी स्क्वायर कॉमन लिया, तो रूट होने की वजह से बाहर c आ जाएगा. तो 2d अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऊपर जाने पर ये नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो माइनस 1/2. सो t1 की वैल्यू हमारे पास हुआ 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. क्योंकि ये जो पावर है, इसमें आप बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं. अभी देखिए ये हमारे पास t1 की वैल्यू आई 2d अपॉन सी. ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको जब आप ऊपर लेकर के गए, पहले ये भी देख लें आप कि ये यहाँ हुआ क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हुआ था. अब ये जो पार्ट है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट के अंदर, इसको अगर हम ऊपर लेकर के जाते हैं न्यूमरेटर में, तो 2d अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ हो जाता है. अब इसमें अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं और हायर ऑर्डर टर्म को इग्नोर कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो ये होगा. इसमें आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए और जो हायर ऑर्डर टर्म है उनको इग्नोर कर देते हैं. इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसमें v इज वेरी लेस देन c. तो इसलिए वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और फिर हायर ऑर्डर आएंगे तो उनकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी. तो इसलिए हम हायर ऑर्डर को इग्नोर कर देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद. तो हमारे पास t1 की वैल्यू निकल करके आती है 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर. Let c and v be the velocities of light and earth respectively. The time taken by light in traveling from glass plate G to mirror M2 and coming back to G is given by T2. अब हम बात कर रहे हैं सामने वाले प्लेट मिरर के लिए, जिसमें कि लाइट ट्रांसमिटेड थी. जो लाइट हमारे पास अभी ट्रांसमिटेड लाइट थी, जिसमें लाइट जब ग्लास प्लेट से टकराई जी से, उसके बाद ये जी डैश पर जाकर के रिसीव होगी, और ये मिरर जो M1 था, M2 था, वो M2 डैश पर शिफ्ट हो जाता है. इस तरीके से ये मिरर M2 डैश पर शिफ्ट हो जाता है. तो जो लाइट जब यहाँ से जाएगी इस प्लेट से यहाँ, तो अर्थ इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो लाइट है उसकी स्पीड जाते समय इसी डायरेक्शन में c है. तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो c माइनस वी होगी. और वापसी में जब अर्थ तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा,
लेकिन जब लाइट यहाँ से टकरा कर लौटेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उस समय जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो c प्लस वी होगी। तो ये c माइनस वी तो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड c प्लस वी होगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से T2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो T2 इन दोनों की सम के बराबर होगा, जो टाइम हमें G से M2 डैश जाने में लगा और M2 डैश से वापस G डैश आने में लगा। तो आने वाला टाइम और जाने वाला टाइम, as you know that speed equal to distance upon time, so time equal to distance upon speed, so T equal to d upon c minus v plus d upon c plus v. So this is the total time T2. Now taking LCM, आपने यहाँ LCM लिया तो c plus v और c minus v, and it comes d into c plus v plus d c minus v. So in this way you have 2dc upon c square minus v square. जैसे आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाता है a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये हो गया c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सो 2d अपॉन सी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, हम इसमें से c स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप c स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसमें से और c ऊपर है तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो 2d अपॉन सी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी पावर +1 है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर -1 हो जाएगा। सो 2d अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पावर -1। नाउ अगेन यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब हम यूज करेंगे तो फिर हायर ऑर्डर को इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास T2 की वैल्यू ये निकल करके आती है 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हायर ऑर्डर इसीलिए इग्नोर किया है हमने क्योंकि v इज वेरी लेस देन c। अर्थ की स्पीड जो होती है वो 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी v c से 10,000 टाइम्स छोटा है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं हायर ऑर्डर को। तो अब तक हम T1 की वैल्यू निकाल चुके हैं और हमने T2 की वैल्यू निकाल लिया है। अभी लास्ट पेज पर हमने निकाला T1, जो निकल करके आया था 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। यहां हमने निकाला T2 जो निकल करके आया 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। T1 जो टाइम है वो M1 मिरर से, जो ऊपर वाला मिरर था हमारा, उससे टकरा करके लाइट जब वापस आती है उसमें लगा हुआ समय है, और T2 टाइम जो ट्रांसमिटेड लाइट थी जब वो टकरा करके वापस लौट करके आती है उसमें लगा हुआ टाइम है। तो यहाँ अगर आप इन दोनों टाइम्स को देखें तो यहाँ T1 और T2 इक्वल नहीं है। देखिए इस फैक्टर में यहाँ फर्क है, वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर है और यहाँ नीचे वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। तो यहाँ हमें ये पता लगा कि दोनों टाइम अलग अलग हैं। जबकि अर्थ को जब हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, अर्थ के मूवमेंट को, तो हमारे पास दोनों टाइम्स सेम लग रहे थे। जो आपने देखा कि लाइट बीम एक साथ आ रही थी। अगर बैक साइड अगर हम जाकर के थोड़ा देखें, देखिए यहाँ जो एनिमेटेड व्यू था इसमें लाइट बीम दोनों हमारे एक साथ वापस मिलती हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसमें अर्थ की मूवमेंट को कंसीडर नहीं किया। हम इसमें ये कंसीडर नहीं किए थे कि v वेलोसिटी से अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये वाला जो मिरर है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है M1 डैश पर, और ये मिरर M2 डैश पर शिफ्ट हो जाता है। ये हमने कंसीडर नहीं किया था। जब हम ये कंसीडर करते हैं तो हमें हमें टाइम अलग अलग मिलता है। तो यहाँ इस तरीके से T1 और T2 दोनों टाइम हमें बिल्कुल अलग मिलते हैं। तो जब टाइम में डिफरेंस है तो हम सबसे पहले टाइम डिफरेंस निकालेंगे। सो नाउ कम्स टू द टाइम डिफरेंस।
तो टाइम डिफरेंस डेल्टा टी विल बी टी टू माइनस टी वन, ऑब्वियस चीज है। तो अभी जो हमारे पास टी वन और टी टू की वैल्यूज आई थी उनका डिफरेंस लिया हमने, तो टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस टू डी अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, टू डी अपॉन सी दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर हो जाता है। इस वन से आप इस वन को कैंसिल कर सकते हैं। सो टू डी अपॉन सी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर। So you get 2d upon c v square upon 2c square। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली यू गेट dv स्क्वायर अपॉन सी क्यू। तो वही चीज यहाँ दी हुई है ये। तो आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू जो निकल करके आती है वो dv स्क्वायर अपॉन सी क्यू आती है व्हेन यू गेट द टाइम डिफरेंस। नाउ कम्स टू द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू सी डेल्टा टी। तो इसमें आपने c का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाता है c इंटू डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यू। इस c से ये स्क्वायर टाइम्स कैंसिल हुआ, सो यू हैव डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द पाथ डिफरेंस। Now upon rotating the apparatus by 90 degree the optical path lengths are interchanged। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, माइकलसन मॉर्ले ने जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप था उसको 90 डिग्री रोटेट किया, उससे ये जो पाथ डिफरेंस था, path lengths are interchanged producing the opposite change in time। So the time difference between path difference is given by, in that case path difference हमारे को जो मिला वो n लैम्डा के बराबर है, जो कि डबल होने के बाद जो dv स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था, जब वो ट्वाइस हो जाएगा तो वो पाथ डिफरेंस हमारा हो जाएगा, जिसको अगर हम डेल्टा डैश कहें तो ट्वाइस ऑफ c इंटू dv स्क्वायर अपॉन सी क्यू। c से c कैंसिल, स्क्वायर टाइम्स कैंसिल किया ही था हमने, तो अल्टीमेटली जो पाथ डिफरेंस है वो 2dv स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाता है। अब हम अगर इसमें ये मान लें कि ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा, जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास, या फाइनली जब रोटेट होने के बाद डेल्टा डैश हुआ, तो उसमें हमारे पास जो फ्रिंज शिफ्ट है वो n है। तो डेल्टा डैश जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होगा। तो उस केस में n की वैल्यू डेल्टा डैश अपॉन लैम्डा हो जाएगी, यानी कि 2dv स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। तो वही चीज ये दी हुई है, n इक्वल टू 2dv स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। तो हमें जो फ्रिंज शिफ्ट मिलेगी उसकी वैल्यू ये होगी। दिस इज नोन एज फ्रिंज शिफ्ट। So finally we have the formula for the fringe shift, n equal to 2dv square upon lambda c square। माइकलसन और मॉर्ले ने इस एक्सपेरिमेंट में जो लेंथ ली थी वो 11 मीटर थी। जो मिरर और सिल्वर्ड सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट के बीच की डिस्टेंस थी वो 11 मीटर ली गई थी। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जो लाइट उन लोगों ने यूज किया उसका वेवलेंथ था 5500 एंगस्ट्रॉम, और अर्थ की स्पीड जो हम लोग लेते हैं इट इज 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो इन वैल्यूज को अगर आप फ्रिंज शिफ्ट में रखते हैं, अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला एन का फ्रिंज शिफ्ट का, इट इज 2dv स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें तो 2 इंटू 11 इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁸ अपॉन lambda is 5500 angstrom, so it is 5 into 10⁻⁻8 meter into c square, it will be 9 into 10⁻16, so it is cancelled,
and if you take this 5.5, then it will be -7 पावर। 55 को अगर हम 5.5 ले लें तो ये पावर -7 हो जाएगा, और 5.5 से 11 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, और ये यहाँ पर 8 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे को मिला 2 × 2 4, 4/10, इट मीन्स 0.4। तो फ्रिंज शिफ्ट n की वैल्यू 0.4 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस हैं वो 0.4 शिफ्ट होंगी। So we get n equal to 0.4. So the experiment was performed in this way that the expected result was 0.4. लेकिन जब ऑब्जर्वेशन पर आए तो पता चला कि वहां हमें कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिल रही थी। जब माइकलसन मॉर्ले ने ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया तो पाया कि वहां तो कोई भी फ्रिंज शिफ्ट थी ही नहीं। तो पहले तो उन लोगों ने सोचा कि हो सकता है उन पर कुछ मैनुअल एरर हुआ है, तो उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कई बार किया। इवन उन्होंने 6 मंथ्स के डिफरेंस पर भी किया, क्योंकि 6 महीने के लिए अर्थ की डायरेक्शन एक तरफ होता है और 6 मंथ के लिए, फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो 6 मंथ्स के डिफरेंस पर भी किया, तो भी उन्हें कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिली। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को कई डिफरेंट साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया, लेकिन किसी को भी कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिली, which indicates that there is no fringe shift, and it is known as the negative result of Michelson-Morley experiment. और ये जो नेगेटिव रिजल्ट था, इसने कंप्लीटली साइंस को चेंज कर दिया। हमारे को नई नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट मिले, जो बाद में 1905 में आइंस्टाइन ने अपने रिसर्च पेपर में यूज किए हैं। So first come the negative result of the Michelson-Morley experiment. So in Michelson-Morley experiment, the expected fringe shift was 0.4, but practically no fringe shift was observed. So the relative velocity of Earth with respect to stationary ether could not be detected. Hence, the hypothesis of existence of stationary medium ether was disapproved. तो जो ईथर माना जाता था कि हाँ ईथर एग्जिस्ट करता है, सारे लोग मानते थे, वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्लियर हो गया कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मीडियम ईथर। ईथर जैसा कोई भी मीडियम नहीं है। और एक चीज और इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुई कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। सभी इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, और वो सोर्स और ऑब्जर्वर की मूवमेंट या मोशन पर डिपेंड नहीं करते। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि माइकलसन मॉर्ले जो वो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला, उसके बावजूद दे गॉट नोबेल प्राइज, क्योंकि ये वो चीज थी जिसने हमें एक नए कॉन्सेप्ट दिए, जो हमारी पुरानी हाइपोथेसिस थी उसको डिस्कार्ड कर दिया। नाउ कम्स टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें वो ये कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग द माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। क्या उनका एम था, क्यों उन्होंने परफॉर्म किया। तो इसका आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दे वांटेड टू नो द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ईथर, दैट्स व्हाई दे परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है जिसमें कि वो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा। और डिस्क्राइब द माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट अगर ये कंप्लीट पूछते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जिसमें आपको कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना होता है। Then the question comes, how is the negative result of Michelson-Morley experiment interpreted? या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि what are the conclusion of Michelson-Morley experiment? तो इसमें वो सारी आप डिटेल बता सकते हैं कि जब माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ और हमें नेगेटिव रिजल्ट मिला, तो उससे ये क्लियर हुआ कि देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट मीडियम, देयर इज नो एब्सोल्यूट मीडियम लाइक ईथर। ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो हाइपोथेटिकल मीडियम। और उससे ये भी क्लियर हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड इट डजंट depend upon the relative motion of source and observer.
तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे. Now comes to a numerical problem related to this topic. Question is, what will be the fringe shift according to ether theory in the Michelson-Morley experiment if the effective path length of each path is 7 meter and light has 7000 angstrom? This is angstrom wavelength. The velocity of Earth is 3 into 10 to the power 4 meter per second. तो सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे. यू आर टू कैलकुलेट फ्रिंज शिफ्ट, और फ्रिंज शिफ्ट के लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला है इट इज n इक्वल टू 2dv स्क्वायर अपॉन लैम्डा c स्क्वायर. नाउ let's see what is given. L is given, sorry, d, it is d is 7 meter, and here velocity is v equal to 3 into 10 raised to the power 4 meter per second, and speed of light सभी को पता है 3 into 10 raised to the power 8 meter per second होता है, और वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है 7000 एंगस्ट्रॉम, और यू कैन राइट इट 7 into 10 raised to the power -7 meter. So now calculate n equal to 2 into 7, v square will be 9 into 10 raised to the power 8, and lambda is 7 into 10 raised to the power -7, and c square will be 9 into 10 raised to the power 16. So 9 से 9 कैंसिल हुआ, 10 raised to the power 8 से यहाँ पावर 8 रह जाएगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, so it comes out 2 upon 10, or it is 0.2. So in this numerical, the fringe shift comes out n equal to 0.2. So this is the answer, 0.2. So in this way you can solve the numerical problems. You are to just put the value and you will get the answer. Simple questions आते हैं इसमें. n equal to 2dv square upon lambda c square is the fringe shift. Okay, so that's all for today. Thanks for listening, and in the next lecture we will go for the transformation equations. Okay, thank you.